हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत बुक से क्लास 8 का पाठ 3 बस की यात्रा। यात्रा मतलब सबको पता ही होगा, बस से घूमने जाना। अब क्या है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक 5 मित्रों ने तय करते हैं कि शाम के बस से जाएं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब क्या बताया जा रहा है, लेखक अपने काम पे जाने की वजह से 5 मित्रों ने यही तय करता है कि शाम के बस से निकलेंगे और सुबह वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन लोगों ने सलाह दिया कि शाम की बस से नहीं जाना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। तो जब लेखक पूछते हैं क्या बस मतलब डाकू लोग लूट लेते हैं, तो लोगों ने बताया कि नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। तो जब लेखक बस देखते हैं तो बस बहुत पुरानी टूटी फूटी लगती है, इसीलिए बस को वयोवृद्ध बताया गया है। और जैसे वृद्ध लोग से कोई काम नहीं करवाना चाहता है, इसी तरह यहाँ बताया जा रहा है कि ये पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? यह जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक क्या है, एक हिस्सेदार से पूछते हैं, कंपनी के हिस्सेदार से, कि क्या यह बस चलती भी है? तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस चलेगी, ये अभी चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। क्या है, आगे पीछे देखने लगते हैं लेखक। तो डॉक्टर मित्र बोलते हैं कि नहीं, चलो, डरने की बात नहीं है, बस अनुभवी है, मतलब वयोवृद्ध है, तो पुरानी बस है, उसे पूरी आइडिया है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो क्या है, लेखक बता रहे हैं कि जो छोड़ने आए थे इस तरह देख रहे थे कि वो अंतिम विदाई दे रहे हैं उन लोग को, और सोच रहे थे कि जो भी दुनिया में आया है वो तो एक दिन जाएगा ही, चाहे राजा हो या रंक हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। क्या है, जब बस स्टार्ट होती है तो लेखक को डर लगने लगता है। कांच खिड़की में बहुत कम बची हुई थी, गाड़ी की भी स्थिति बहुत खराब थी, तो खिड़की से हट जाते हैं और उन्हें लगता है कि सीट के नीचे ही इंजन है।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। क्या गाड़ी की बस की स्थिति इतना खराब थी कि लेखक को यहाँ कहना पड़ रहा है कि बस के सीट पे वे बैठे थे या फिर उनके ऊपर सीट बैठी थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। क्या वो देखते हैं और बस के हिस्सेदार के लिए यही सोचते हैं कि वो अब इंजन को अपनी गोद में ले लेंगे और पाइप से जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है इस तरह पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाती तो दूसरे पेड़ को इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। क्या है, पेड़ पौधे देखते तो लेखक को डर लगता कि कहीं जाकर के बस पेड़ पौधे में टकरा ना जाए। झील है तो सामने कहीं झील में कूदा, मतलब झील में न गिर जाए बस। लेखक को डर लग रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणाघात हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक क्या कहते हैं कि चांदनी रात में ऐसा लग रहा था कि ये वयोवृद्ध बस थक करके बैठ गई है। और लेखक कहते हैं कि अगर इस सुनसान रात में, अंधेरी रात में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो हमें यहीं अंत्येष्टि करनी होगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। और क्या बस की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत धीरे चलने लगती है और ड्राइवर देखता है कि आगे पीछे से बस आती है तो साइड कर देता है। तो लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि बस साइड हो करके बोलती कि निकल जाओ बेटी, अब मेरी ये उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया।
वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ क्या बता रहे हैं लेखक कि वो हिस्सेदार मतलब उसको मालूम था टायर की स्थिति, लेकिन वो जान देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो इसमें एक हौसले की बात, हिम्मत की बात बताई जा रही है, एक हिस्सेदार की जो बस कंपनी का था। बस का स्थिति ऐसा जानते हुए भी वो बस में सफ़र करने के लिए तैयार हुआ और टायर, बस की स्थिति खराब होने के बाद भी टायर भी बदलना उसके लिए सही नहीं लगा। थैंक यू, धन्यवाद।